चीज़ बहुत क्लियर है, ये सारे के सारे इंडेक्स स्लिप हो रहे हैं अपने पहले रेजिस्टेंस जोन से। तो अगेन वही बात कि उस रेजिस्टेंस जोन को आपको रिस्पेक्ट करना है, सपोर्ट जोन को भी रिस्पेक्ट करना है। फिर से बोल रहा हूँ, निफ्टी पर अब हम अगर सपोर्ट जोन की बात करें, हमारा सपोर्ट जोन 22,850 से 22,900 का था, अब हम 22,946 पर हैं। मेरे ख्याल से ये अगर जोन आएगा तो इसमें एक बाइंग भी आएगी वापस, क्योंकि मार्केट फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस दोनों को रिस्पेक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी के केस में फर्स्ट रेजिस्टेंस थी 49,650 पर, आई थिंक हम ऑलमोस्ट वहीं तक गए वीरू, वहीं से स्लिप हुए हैं बैंक निफ्टी में, और 49,500 समथिंग से। और फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर 49,000 टू 49,100 का था, हम अब उसमें शायद दस्तक दे रहे हैं। तो यही वो रहेगा सपोर्ट लेवल्स वगैरह। बाकी फार्मा में आज दम है, ग्लेनमार्क फार्मा, हालांकि ये भी स्टॉक्स कूल ऑफ हो रहे हैं, ग्लेनमार्क, डिवीज लैब्स और थोड़ा सा मॉनसून रिलेटेड प्लेस, यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम अच्छा है। और स्टॉक ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स पर एक्साइड, यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम 2.5% हो गया। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ पे। चलिए अब एक काम करते हैं, इंडस्ट्रीज पे और बाजार में क्या हो रहा है थोड़ा सा आपने इसका एक स्मॉल समरी अभी अनुज से सुनी। अब यहाँ से ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं, और इस क्रम में आज दो फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हमारे साथ रुचित जैन और विकास सालू के जुड़ेंगे। आशीष बहती और कविता जैन पिछले कार्यक्रम से यहीं पर हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? तो वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक्स में मेरी पहली पिक रहेगी खरीदारी के लिए इंडियन होटल्स, जहां पे आज थोड़ा सा कूल ऑफ है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स काफी सिग्निफिकेंट है। सो मेरे हिसाब से आज का जो माइनर डिप है वो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो 565 के नीचे स्टॉप लॉस के इंडियन होटल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 600 से 610 के टारगेट रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंश्योरेंस स्पेस में से एमएफएसएल के चार्ट स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव लग रहे, क्योंकि स्टॉक एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना रहा है कि जहां पे 10 मई को स्टॉक ने 950 के अराउंड का लो बनाया था और आज भी 950 के अराउंड के लो से ही एक अच्छा पुल बैक मूव। इनफैक्ट आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो पहले आधे पौने घंटे में ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ही अप मूव स्टॉक दिखा रहा है। तो एमएफएसएल करंट लेवल्स पे 975 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह रहेगी, और यहाँ पे 1030 के अराउंड जो स्विंग हाइज है वो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं विकास सालुंके के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग। विकास जी, आपकी ट्रेड? हम तो सेलिंग साइड में रहेंगे। पहला रहेगा डीएलएफ। डीएलएफ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो लास्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन का इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसको ब्रेक करते हुए देखने मिल रहा है। और लॉन्गर टर्म में जो ट्रेंड लाइन है डेली चार्ट पे, वहां पे भी अपवर्ड ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है आज के दिन में। तो डीएलएफ मुझे वीक लगता है। 845 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सेल करना है। नीचे में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 810 के आसपास के टारगेट यहाँ पे डीएलएफ में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो डीएलएफ मेरा पहला सेल कॉल रहेगा। दूसरा रहेगा एनएमडीसी। एनएमडीसी में भी मुझे लगता है कि जिस हिसाब से 262 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, आज वापस उसी सपोर्ट को ब्रेक करते हुए वापस देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है नीचे की तरफ ये आ सकता है। 270 के स्टॉप लॉस से इसमें सेल करना है। नीचे में 245 के आसपास का एक टारगेट यहाँ पे एनएमडीसी में आते हुए देखने मिल सकता है। ओके, चलिए अब एक दो ट्रेड्स और पिक करते हैं। कविता जी हमारे साथ मौजूद हैं। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स आज के? या सो दो ट्रेड्स में पहला होगा आरती इंडस्ट्रीज पर। 626 के लेवल पर है। एक अंडर फॉर्मेशन है प्राइस पैटर्न, जो कि मुझे लग रहा है कि राउंडिंग बॉटम की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 620 का। मुझे लगता है अपसाइड मूवमेंट 630 36 एज एन इंट्राडे मूव करता हुआ दिखेगा, एंड इन अ डे और टू पॉसिबल टारगेट 640 45 की। सो 620 के स्टॉप लॉस के साथ आरती इंडस्ट्रीज पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अनादर जो मुझे लगता है, बंधन बैंक आज बैन से बाहर आया है। यहाँ आज मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। ऊपर से काफी कूल ऑफ हुआ है, 190 के लेवल पर है। सो विद स्टॉप लॉस ऑफ 188.50 आप बंधन बैंक पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है 197 198 तक जाता हुआ दिख सकता है। ओके, आशीष बहेती जी के पास चलते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपकी इस समय की दो ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, पहली जो ट्रेड रहेगी वो गोदरेज सीपी में खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा मोमेंटम बना हुआ है पिछले 3-4 दिनों से, और आज वापस इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1310 का, 1360 और 1380 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो एसबीआई लाइफ। ये स्टॉक भी अपने 200 डेमा पे अच्छा सपोर्ट लिया है, और कल की जो गिरावट थी
आज अब इसमें वापस एक रिवर्सल देखने मिल रहा है और 200 डेमा पे ही वो गिरावट रुकी है। एक काउंटर ट्रेड है, इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1400 का, और जो टारगेट्स दिख रहे हैं 1450 और 1470 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, आपकी स्क्रीन पे आशीष बैठी जी का SBI लाइफ। अच्छा, एक बार आप लेके आइए प्लेसमेंट कुछ और स्टॉक्स की। मैं देख रहा हूँ जो पिडिलाइट क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, अपने करियर के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे। मैं इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 3126, लेकिन 3052 पे। विकास जी, आपका टेक। मैं अभी भी देख रहा था वो स्टॉक्स जो कि अपनी करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। ये क्लासिकल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। ये 3050 3060 के क्लस्टर को अगर पार करे तो पिडिलाइट पे क्या क्या पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? क्योंकि बहुत से लोग आई थिंक इस सीरीज़ में इस पर शॉर्ट भी थे, एक रिवर्सल आया इसमें आई थिंक 9-10 मई के आसपास, उसके बाद से ही ये शॉर्ट कवरिंग के दौर में गया। क्या ये फाइनल एज है जो कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर सकता है? आपका टेक इस पर? जी वीरेंद्र जी, अगर देखो तो वीकली चार्ट पे एक अच्छा फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिल रहा है। मुझे लगता है जो प्राइस एक्सटेंशन ड्रॉ करने के बाद जो ऊपर की रेंज यहाँ पे ओपन होते देखने मिल रही है वो 3120 के आसपास की है। तो मुझे लगता है अगर यहाँ से वापस 3050 के ऊपर अच्छे से सस्टेन भी करते हुए देखने मिल रहा है और आज का फर्स्ट हाफ एन आवर में जो अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैरी करते हुए देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड एक अपमूव आ सकता है जो 3120 फर्स्ट इमीडिएट टारगेट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। नीचे में अगर देखो तो 3000 एक अच्छा बेस बना चुका है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि 3000 के सपोर्ट्स पे ये काउंटर अच्छे से मूव करते हुए देखने मिल रहा है और वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे 2 दिन पहले देखने मिला है। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव रुझान इस काउंटर में देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये इस समय की कुछ ट्रेड्स। बाजार नए हाई पर है, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस अभी भी शायद इलेक्शन रिजल्ट को लेकर है। 23,100 की दहलीज पर और 23,000 के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ बाजार। यहाँ से आगे की दशा और दिशा क्या होगी, इस पर बातचीत करने के लिए प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। क्या मार्केट बेस्ट केस आउटकम पचा चुका है या अभी भी यहाँ से और चलने की गुंजाइश है प्योरली नियर टर्म में? गुड मॉर्निंग अनुज। सो आई थिंक यू आर राइट। जो पॉजिटिविटी थी आउटकम की, एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन को लेके, वो सारी उम्मीदें आपको प्राइसेस में कैप्चर होती हुई दिख रही। नहीं तो निफ्टी इतना मूव, आपको इतना स्ट्रांग मूव जो है वो ना दिखता। अब हो ये रहा है कि इलेक्शन आउटकम पॉजिटिव आने के बाद क्या होगा, फंडामेंटली कोई चेंज आएगा, तो मेरा उसके लिए सोचना ही है कि वो मेन चीज जो बजट है, जिसमें आपको थोड़ा सा एक डिफाइनिंग डायरेक्शन मार्केट के लिए मिल सकता है। जो आउटकम के बाद होना है अनुज, वो लिक्विडिटी ड्रिवन रहेगा, क्योंकि काफी एफआईज जो बैठे थे बाहर कैश पे, उन्होंने सिर्फ फ्यूचर में पोजीशन लॉन्ग की है, लेकिन कैश में इतना कोई डिप्लॉयमेंट कुछ पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कोई खास आया नहीं है। तो वो जो एक आउटकम की इवेंट की वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो जब लिक्विडिटी आएगी तो यस, कुछ आपको मूवमेंट जरूर दिखेगा। वो एक्सपेक्टेड है और मार्केट शायद नए हाईज भी क्रॉस कर जाए, नए हाईज बना ले। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक इसका फायदा उठाने के लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा वो आपके पास गुंजाइश है, क्योंकि जितने भी अच्छे स्टॉक्स या अच्छे सेक्टर्स हैं उसमें ऑलरेडी प्राइसिंग उस चीज को कैप्चर कर चुकी है। तो थोड़ा बहुत इक्का दुक्का आपको ETF बेस्ड बाइंग आएगी तो लिक्विडिटी ड्रिवन, जैसे मैंने कहा, फ्लो ड्रिवन चीजें रह सकती है। लेकिन फंडामेंटली कोई इतना कुछ अंडर वैल्यूड कुछ नहीं दिख रहा। रिजल्ट सीजन भी समाप्त होने की ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है, तो जो डाइजेस्ट होना था उस लिहाज से भी डाइजेस्ट हो चुका। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। फार्मा में आज बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग है। ग्लेनमार्क फार्मा करीब 4% ऊपर, दिवीज लैब 2.25% ऊपर। मतलब ये तो सिर्फ आज का डे पैटर्न है, बट अभी आपकी फार्मा में चॉइस क्या है सर? आई मीन इसमें अगर मैं कंबाइन कर दूँ हॉस्पिटल स्टॉक्स भी और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स भी, आपका पिकिंग ऑर्डर क्या रहेगा? आपके प्रेफर्ड स्क्रिप्ट्स कौन कौन से इस वक्त? तो नमस्कार वीरू। देखिए, फार्मा जो मैंने कहा रिजल्ट्स को लेके, और ये हम कई समय से बात करते आए हैं कि फार्मा में जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है वो सबसे ज्यादा स्टार्क है, यानी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। उस लिहाज से अगर आप पिछले 1 हफ्ते के नंबर्स देखें, 2 हफ्ते के जो बड़ी कंपनीज के भी आए, डीवीज के नंबर्स देख लीजिए आप। नंबर्स तो औरों के भी अच्छे थे, लेकिन मुझे औरों पसंद नहीं है कोई फॉर अदर रीजंस, बट माय पॉइंट इज सिप्ला, सन फार्मा, डीवी, सभी के नंबर्स जो है
वो इतने इंकरेजिंग आए। और कल नैटको फार्मा के नंबर्स आए मार्केट के बाद, और वो देखिए आप, छोटी सी कंपनी है, 18,000 करोड़ मार्केट कैप की, लेकिन इस टाइप की इंप्रूवमेंट जो दिखनी शुरू हुई है, और हमने इसको पहले भी डिस्कस किया। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, इस स्टेज पे मैं कोई डायग्नोस्टिक स्टॉक पे नहीं फोकस करूंगा। कोर फार्मा कंपनीज में अगर आप देखें तो 2 पिक्स हैं, थोड़े से छोटे हैं। एक ऑफ कोर्स नैटको फार्मा, आई वुड कंटिन्यू, ये नंबर से मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है उसमें। और रेवलीमिट का जो इंप्रूवमेंट आपको दिखना है, ये अगले 3 साल तक दिखता आएगा। तो ये समझिए ट्रैजेक्टरी कायम रह सकती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, एक छोटी कमी है ऑर्चिड फार्मा, नंबर्स थे बहुत, कोई इसमें इस टाइप का रुझान नहीं था कि आप सोचे कि अलग हो गया, लेकिन जो इंप्रूवमेंट इन्होंने पिछले सारे साल में दिखाया है, चारों क्वार्टर में, वो आगे चल के आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। तो एक ऑर्किड फार्मा देख सकते हैं। और हॉस्पिटल स्टॉक्स में अगर आपको एलोकेशन करना ही है, तो नंबर्स के बेसिस पे अगर देखें तो एक और कॉन्फिडेंस जो आया है वो नारायण ह्रुदयालय का है। एबिटा कोई खास इतना बड़ा नहीं इंप्रूवमेंट दिखाई दिया, लेकिन स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस चाहिए, जहाँ पे झटके ना लगे, जहाँ पे कोई बार बार हर क्वार्टर कुछ चीज, नई चीज की उम्मीद ना हो, लेकिन बिजनेस कंटिन्यूड ग्रोथ की तरफ बढ़ता रहे। तो उस लिहाज से मुझे नारायण ह्रुदयालय भी जो है, वहां भी मेरे को बहुत अच्छे नंबर्स लगे कंटिन्यूटी पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए, तो ये इस समय फार्मा पे पिक का। प्रकाश, ये आदित्य बिरला ग्रुप स्टॉक्स में क्या हुआ पिछले 3-4 महीनों में? मैसिव मोमेंटम, अल्ट्राटेक से लेके आइडिया तक सभी में। आई थिंक इट इज क्लियर फोकस इन टर्म्स ऑफ कि भी प्रॉफिटेबिलिटी करनी है। हम जहाँ ग्रो नहीं हो रहे उनको उस टाइप की चीजों में, जहां जहां मिसिंग चीजें थी, उन्होंने मिसिंग पीसेस थे, उसको इन्होंने प्लग करने की कोशिश की। और एक्चुअली एज ए स्ट्रैटेजी देखें तो जैसे वोडाफोन को किस चीज की भूख थी, कैपिटल की थी, तो उन्होंने कैपिटल एलोकेट किया इतने सालों तक ना बोलते हुए। अल्ट्राटेक में क्या था कि कैपेसिटी हो गई है, अब डिस्ट्रीब्यूशन को आपको ग्रो करना है, इतने सारे एक्विजिशंस कर लिए, ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली आपने कैपेसिटी बढ़ा ली। तो उन्होंने आप मानेंगे नहीं, अल्ट्राटेक के सडनली आप जाएंगे बाहर मार्केट में तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ पे नए बोर्ड, नई एक ऊर्जा दिख रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि कंपटीशन अब बड़े प्लेयर्स से है, भारी प्लेयर्स से है। अदानी हैव पुट देयर हैट इन द रिंग, जिनको कहते हैं कि भाई अंबुजा एसीसी आर फॉर्मिडेबल प्लेस, तो उसको compete करना है तो आपको इतनी कैपेसिटी लेके आप ठंडे नहीं बैठ सकते। ग्रासिम में उन्होंने अपना पेंट का लॉन्च जो करना था वो बहुत ही अच्छी तरह किया है। अब जो एबी कैपिटल में भी देखिए, अब एबी कैपिटल को भी बहुत अच्छी तरह उन्होंने तराशना शुरू कर दिया है। जो चीज उनके स्ट्रेंथ वाली है उस पर फोकस करना शुरू किया, ना कि हर चीज पे हाथ डालते रहे। और अब आज जो रिजल्ट्स आएंगे, मुझे लगता है आपको यही चीज एबीएफआरएल में भी दिखेगी। एबी फैशन जब से इन्होंने पैंटालून्स का अधिग्रहण किया, वो कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना, वहां पे एक हेजिटेशन सी छाई हुई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन से पहलू पे ग्रो करना है। अब जो पावर ब्रांड्स हैं इनको लेके इन्होंने जो काम शुरू किया इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, एग्रेशन, जो ऑनलाइन डिजिटल सेल्स की तरफ फोकस, ये सब चीजें को देखो आप, तो एक एक कंपनी के ऊपर उन्होंने फोकस करना शुरू किया है। और मुझे संभव लग रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड एक ही चीज आई है कि टॉप मैनेजमेंट का अटेंशन जो है या फोकस जो है वो बहुत ही शार्प हो चुका है कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, कंपनीज को ग्रो करने के लिए। और डिजर्विंगली आई थिंक द मार्केट इज आल्सो रिकॉग्नाइजिंग दैट, तो वो आपको धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में झलकना भी शुरू होगा। प्रकाश सर, ये जो मेट की टिप्पणियां हैं, आई मीन एक अच्छा मॉनसून, औसत से ज़्यादा का मॉनसून, और स्पेशली द सेकेंड पार्ट ऑफ आई थिंक मॉनसून वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एफएमसीजी पे क्या टेक रखते हैं? आई मीन डिफेंसेस में ही दूसरे धड़े के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी फार्मा में बात हुई थी, लेकिन डाबर बहुत दिनों बाद एक्शन में आया है, मैरिको एक्शन में है। ये वो है जिन्होंने पिछली एफएमसीजी के मूव में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया। एफएमसीजी में आपका पिकिंग और इस वक्त? तो एब्सोल्युटली आपने बहुत सही नर्व्स पकड़ी है, क्योंकि डाबर के जैसे नंबर्स आए थे, आप देखिए उस दिन के बाद सारे ही एफएमसीजी पैक में एक लहर दौड़नी शुरू हुई कि कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट ऑफ डिमांड स्लो डाउन। जो रूरल डिमांड को अगर कोई चीज रिवाइव कर सकती है वो एक टाइमली और अच्छा मॉनसून है। और जब खरीफ क्रॉप्स की हम जब बुआई की बात करते हैं, जो आगे चल के अब आएगी, चाहे वो सोयाबीन हो, राइस हो, ये सब चीजों में जो एग्री इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू, वो आपको बहुत अच्छी तरह से स्पेंडिंग में दिखना शुरू होगा। तो डाबर ने तो नंबर्स अच्छे दर्ज किए और एक इंडिकेशन दी कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन और डाबर ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द टॉप पिक्स एट दिस पॉइंट। लेकिन आप आईटीसी देखिए, आईटीसी का जो एफएमसीजी बिजनेस है
उसमें इन्होंने इनका बहुत बढ़िया संतुलन है कि एग्री कमोडिटीज का उपयोग है, लेकिन मार्केट सेगमेंट इनकी अर्बन ज्यादा है, उसको भी इन्होंने अच्छी तरह स्ट्रैडल किया। मुझे समझ ये लग रहा है कि नेस्ले को छोड़ के बाकी, नेस्ले और टू सम एक्सटेंट ब्रिटानिया, बाकी सारे ही जो एफएमसीजी वाले रूरल फेसिंग प्लेस हैं, चाहे वो डाबर हो गया, मैरिको हो गया, एचयूएल हो गया, यूनाइटीसी हो गया, इन सब में आपको एक बहुत बढ़िया वो दिखेगा। और मॉनसून को लेके ही है, मॉनसून का आउटकम आपको डिसाइसिवली पता ही चल जाएगा, इलेक्शन का आउटकम चाहे जैसा हो। और जैसे मैंने कहा, बजट में अगर अगर कंजम्पशन के ऊपर थोड़ा सा एक फोकस आ भी जाता है तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा इन सब के लिए, और ये एक्सपेक्टेशन जो है ये आपको तब्दील होगी स्टॉक प्राइसेस में इंप्रूवमेंट में। ओके, कोई एक आध स्टॉक आइडिया देके जाइए प्रकाश जी, थोड़ा सा, आप हर बार देते हैं स्टॉक आइडिया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस लेवल पर। सो अनुज, ये मैं तो अभी भी रिजल्ट्स देख के ही अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेसेस कौन से ग्रो हो सकते हैं आगे चल के। और मुझे ये समझ आया कि सरकार की कंटिन्यूटी, पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रादर, एक अच्छा बजट ये लेके अगर आप देखें, और रेलवे स्टॉक्स तो सबके चाहिए होते ही है, उसमें एक इरकॉन पे मेरी नजर बैठी थी, नंबर्स देख रहा था मैं, थोड़ा सा करेक्शन आया था इसमें, वापस ये करीब 220 के आसपास आया। उसके बाद पिछले एक महीने में इसने एक 20% की बढ़त भी हासिल कर ली है ये बॉटम में से। अब उसका रीजन ये है कि जो ऑर्डर बुक इन कंपनीज के पास है उसका कोई मुकाबला नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि कोई और इनसे ऑर्डर ले जाएगा। और इन्होंने एक चीज जो कायम करी है वो कॉस्ट कंट्रोल बहुत अच्छी तरह, काफी पीएसयूज में ये चीज दर्ज हुई है, लेकिन इरकॉन में भी हुई। और अब ये अगर इंटरनेशनली भी काम करना शुरू कर देते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी अगर जाना शुरू कर देते हैं, जो राइट्स ने करके दिखाया है, तो आप ये सोचिए कि मतलब ऑर्डर बुक बढ़ने कितनी आसान हो जाएगी। और अगर इस टाइप के मार्जिन मेंटेन करते रहे तो ये 20% 25% सालाना ग्रो होंगे। आप उसको कंपाउंड करते हुए देखिए तो अगले 5 साल में ये स्टॉक्स कहाँ पहुंच जाएंगे। सो आई थिंक इस टाइप की चीजों में थोड़ा सा ध्यान दें तो वो होगा। ऑफकोर्स इट्स अ वेल नोन स्टॉक, मतलब इरकॉन कोई नई चीज नहीं है, लेकिन मुझे समझ आ रही है कि इस टाइप के बिजनेसेस में आपको कॉन्फिडेंटली ग्रोथ आ जाएगी रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। ऑलराइट, प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, सब ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के साथ। चलिए अब क्योंकि ट्यूसडे है तो हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट जुड़े हैं और सुशील केडिया से बात कर लेते हैं अब एक बार। सुशील, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट इस समय? एक चीज़ मैं कहूँगा, आप काफ़ी बुलिश रहे मार्केट के ऊपर और वो जो करेक्शन आई उसमें भी आप डटे रहे। आपने कहा कि नहीं अब MTM लॉस लेकर लेकिन टिके रहेंगे मार्केट में। ऑल टाइम हाई लगा और अब वो कन्विक्शन इंटैक्ट है, यहाँ से और आगे जाएंगे या फिर अब प्रॉफिट बुक किया जाए? देखिए, 3-4 तरह के बाजार इस वक्त एक साथ चल रहे हैं। जहां तक निफ्टी की बात है तो 100 का 150 का जो गोल था वहां से टेक प्रॉफिट करके हमने शॉर्ट भी कर दिया। और अब हम इसको टाइम टू टाइम रिबाउंड्स में बेचेंगे जब तक एग्जिट पोल के दिन तक हम नहीं पहुंच जाते, मतलब अगले फ्राइडे तक। बायस यही है कि 22,600 तक की डिप मिल सकती है, उससे ज्यादा मुझे नहीं दिखता। सेम तरीके से बैंक निफ्टी के ऊपर 48,800 नीचे और 50,500 ऊपर, और निफ्टी में 22,600 से लेकर 23,500 23,600 तक की रेंज हो सकती है। बट मलाई जो है वो लगातार पिछले 6 महीनों से इंडेक्स से बाहर स्टॉक्स में है, स्टॉक्स बेचने के, स्टॉक्स लेने के। तो सेक्टोरली जो रोटेशंस हैं, हम एफएमसीजी की स्टोरी में बहुत लंबी देखते हैं। मुझे लगता है मोदी 3 ही आ रहा है। अब वो 400 तो बातें खत्म हो गई है। मोदी जी ने खुद कह दिया कि साइकोलॉजिकल ट्रैप था। तो चुनाव में अगर मिले तो कोई पॉजिटिव सरप्राइज मिल सकता है। सबके एक्सपेक्टेशन 10-15 सीट तक ही है। पॉजिटिव सरप्राइज मिल गया तो 23,500 हो जाएगा। बिजनेस एज यूजुअल चुनाव के नतीजों के बाद और सेम सेक्टर रोटेशन की स्टोरी को हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है अगले साल भर की स्टोरी है बन गई है और लगातार एक के बाद एक स्टॉक छूटते जा रहे हैं, वहां मेंटेन रहेंगे। आईटी ने अब विंग्स लेने स्टार्ट कर दिए आईटी स्टॉक्स ने, तो वहां भी हम कंटिन्यूअसली ट्रेंड को राइड करेंगे। अभी फिलहाल मोमेंटम मिड कैप स्टॉक्स में, अब मान लो आप नजारा को आईटी रिलेटेड स्टॉक की गिनती में ले लो, मुझे लगता है नजारा यहाँ से 6 मिनट। तो मेटल्स में जो हमारा एक्सट्रीम कॉशन रहा है, उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील में सेल शॉर्ट सेल से
ऐसे स्टॉक रोटेशन, सेक्टर रोटेशन चलेंगे, एचपीसीएल, बीपीसीएल में तेजी करी, ऊपर के टारगेट मीट हो गए, चुपचाप किनारे बैठे, 1-2 दिन में शॉर्ट सेल सिग्नल आ जाएगा, वापस 20% की करेक्शन के लिए चलेगा पीछे। ओके सुशील जी, एक और इस बड़े मूव में एडीजी स्टॉक्स में अच्छा मूव था, रिलायंस ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, एबीएफआईएल ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। पहले एक एक करके बात करते हैं। एडीएजी ग्रुप के, माफ कीजिएगा, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे टेक किस में सबसे स्ट्रॉन्ग अपसाइड देख रहे हैं आप? आपकी स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी इस ग्रुप की। देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस जो फ्लैगशिप है, चूंकि वो इंडेक्स पे भी इम्पैक्ट करता है, 22,600 की अगर चाल बनती है इंडेक्स की, तो हो सकता है कि 1-2 दिन का डिप और दे दे, पर अडानी इंटरप्राइज की चार्ट अगर पीसीआर कृपया दिखा दे, तो जो हमारा ओरिजिनल कॉल था कि अगला बढ़ाव यहाँ से जो अगला बढ़ाव है वो 3600 का है, तो इस डिप में भी इसको लेना ही है। और ये 3600 की चाल के बाद भी मुझे लगता है कि अडानी इंटरप्राइज सरप्राइज कर देगी, 3600 जाकर थोड़ा करेक्शन देके इवेंचुअली 4500 मिल जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई नई सुशील एक मिनट, सुशील 1 सेकंड होल्ड करिए, 1 सेकंड सुशील होल्ड करिए, थोड़ा ऑडियो में आपकी दिक्कत आ रही है। मैं एक बार जरा पीसीआर को बोलता हूँ आपका ऑडियो को रीपैच करे जरा एक बार, और उसके बाद आपके पास आएंगे। मीन वाइल वीरो देखिए अगेन लोअर लेवल से क्या मार्केट में रिकवरी आई, ठीक है ना, वो तो सपोर्ट 1 रेजिस्टेंस 1 दोनों को मार्केट ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है अगेन। और वही बात, आधे घंटे की ट्रेड्स हैं ये, बस डिफाइंड ट्रेड्स हैं, आधे घंटे की ट्रेड्स हैं। आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले सकते तो फिर कुछ और करिए। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में भी अमूमन वही ऑलमोस्ट मामला बन रहा है। इंट्राडे का चार्ट आएगा बैंक निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, इसमें इतने जैगेड एजेस नहीं है जितने निफ्टी में ज़्यादा थे, लेकिन निफ्टी में क्लियरली अब इस समय दिहाई पर तो नहीं, लेकिन वापस हम 23,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस वोलेटिलिटी में कोई आज दिक्कत नहीं है, आज सारे स्टॉक्स चले हैं ना। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक सब अच्छे मूव हैं, खासतौर से फार्मा यहाँ पर तो अच्छे मूव्स हैं ही, और HDFC लाइफ जैसे स्टॉक, HDFC AMC यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। अच्छा सुशील, सॉरी, वो आप अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर रहे थे, ऑडियो खराब था, अब ऑडियो ठीक है, बताइए। तो अडानी इंटरप्राइज तो जैसे फ्लैगशिप हो गया तो उसकी चाल हमने डिस्कस कर ली, सिमिलरली अडानी पोर्ट्स भी है। पर बिग स्विंग जो ज्यादातर आपकी ऑडियंस है, बाई एंड होल्ड वाली ऑडियंस है, स्पेकुलेशन बहुत कम लोगों के बस की बात है। तो अडानी टोटल गैस में देखिए, ये डार्क ब्लू ट्रेंड लाइन से अगर ब्रेकआउट आ गया है तो मुझे 1600 की चाल इसमें दिखती है। अडानी विलमार भी इसी तरह से डबल होने के कगार पर है। तो जो बिल्कुल लगार्ड्स थे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, अब वो भी पूरी तरह से फटने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये छोटे वाले कैश के स्टॉक्स में अडानी में यहाँ से भी डबल की मूव है। अडानी इंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स यहाँ से 20-25% की मूव दे सकते हैं। ओके, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। अच्छा सुशील जी, एक सेक्टर जिसका आपने शायद एनालिसिस किया होगा, अभी आज हम बात भी काफ़ी कर रहे हैं उस पर। पहले आईटीसी में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन इस बार के मूव्स जो हैं वो एफएमसीजी में, डाबर में, मैरिको में, एचयूएल में बहुत स्ट्रॉन्ग विजिबल है। मैं बात कर रहा हूँ, और ये तीनों के तीनों स्टॉक्स जो हैं वो डी हाई की डिजेक्ट्री में है, क्योंकि ये तीनों नहीं चले। अक्सर आप बॉटम पे बहुत सारे स्टॉक्स पे अपनी टिप्पणियां करते हैं, एचयूएल पे और डाबर पे, मैरिको पे आपकी टिप्पणियां क्या है? क्या ऑर्डर रहेगा अगर आपका कोई इंटरेस्ट है इसमें, तो पिकिंग ऑर्डर? देखिए, हाई क्वालिटी शांति का सौदा जो है, लीवर लेके बैठ जाओ, 3000 के ऊपर बिकेगा। ये कॉल हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं, इसमें हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और ये डाबर की चार्ट जो स्क्रीन पे है, ये कोई हाई क्वालिटी ट्रेड नहीं। देखिए, साइडवेज बैंड में, पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखाते रहे, ये साइडवेज बैंड में ट्रेड कर रहा है डाबर, और ये नीचे से निकल के अभी बाकी एफएमसीजी की रैली में सिर्फ ये बैंड के अपर एंड पे जा रहा है। यहाँ धोखा हो जाएगा, डाबर के अंदर में धोखा हो जाएगा। इसका कंसोलिडेशन अभी भी कंप्लीट नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रेकआउट के लिए यहाँ से तैयार है। तो 580-90 को क्रॉस किए बिना वापस कभी भी अचानक 480 जा सकता है, इसलिए हम डाबर में पैसे नहीं डालेंगे। और रही बात मैरिको की, ये भी बिल्कुल बाई एंड होल्ड पकड़ के बैठ जाने लायक स्टॉक है। ऑलरेडी नीचे से काफी चल चुका है, तो भी ये मुझे लगता है 800 850 की तरफ बढ़ चुका है। बहुत सारी रेंज मैरिको ने अब लॉन्च करी है, चाहे वो कोकोनट ऑयल जो इसका बेसिक ऑयल था, उसमें 20 तरह के वेरिएशन आ गए। तो जो भी इसका ब्रांड एट्रिशन हो रहा था, कोई वो हिमताज तेल लगा रहा था, तो वो भी अब नारियल तेल के अंदर अवेलेबल है। और जितने भी तरह के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाले तेल हैं, वेरी स्मार्ट मूव, और वो स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो ऑल टाइम हाई पे अब मैरिको आ चुका है यहाँ पे, ये बिल्कुल मोमेंटम के साथ आया है। तो थोड़ा बहुत जो भी पुल बैक आए, निवेशक यहाँ लेके बैठे तो 600 का 800 6 महीने में हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा।
अच्छा सुशील, एक चीज़, ये स्टॉक्स वगैरह तो खैर हम डिस्कस करते ही रहते हैं, थोड़ी बड़ी थीम डिस्कस करना चाह रहा था मैं आपके साथ। आरबीआई का वो डिविडेंड आया, उसके बाद एक बॉन्ड मार्केट में एक शार्प मूव आया, और इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स, इंफ्रा स्टॉक्स, इनमें सब में तगड़ा मूव आया। क्या ये एक प्रीकर्सर है अगले एक साल के लिए, स्पेशली अगर कंटिन्यूटी रही और इफ वी हैव मोदी 3.0, क्या ये सारी की सारी स्पेसेस आउट परफॉर्म करेंगी यहाँ से? देखिए, बहुत ही खूबसूरत और उम्दा सवाल है, और ये बड़ा सामयिक प्रश्न है। तो जो बॉन्ड यील्ड्स अगस्त 2020 से, पीसीआर कृपया इस महत्वपूर्ण चार्ट को दिखाएं, ये वीकली चार्ट है इंडिया गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का। तो जो एक तरफा अपमूव आई यहां से अगस्त 2022 तक, जनरल कॉमन सेंस अमेरिका के मार्केट्स को दिन भर ट्रैक करने की जो बुरी आदत हम लोगों को सबको है, जिसके कारण रेट बढ़ जाएंगे। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है, धंधा मजबूत है, तो भाव बढ़ा बढ़ा के हर चीज का इनपुट लिया जाएगा। सिंपल कॉमन सेंस को बाईपास करना असंभव है, चाहे वो स्टॉक मार्केट भी हो। इंटरेस्ट रेट्स हेल्दी इकोनॉमी में बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। घटती इंटरेस्ट रेट बीमारी का सूचक है कि इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो ये जो राइज आया इंटरेस्ट रेट्स में इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और उसके बाद हम प्लेटो करके साइडवेज रन में चले गए, वही स्टॉक मार्केट के साथ भी है कि रिटर्न्स स्टॉक मार्केट की कंसोलिडेट हो रही है, वो रन नहीं है। अब मुझे लगता है मोदी 3 में वो रन रिज्यूम करेगा। एक बार हम नीचे के नीचे 6.9 तक चले गए तो चले गए, उसके बाद मुझे लगता है अगले साल सवा साल में ये 8.3 तक जाएगा। तो पहले मैंने चेतावनी दे दी कि जो लोग सिर्फ किताबी ज्ञान पर बातें कर रहे हैं कि रेट्स बढ़ेंगे तो इकोनॉमी खराब होगी और स्टॉक मार्केट खराब होगा, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। इकोनॉमी स्ट्रांग है इसलिए रेट्स बढ़ेंगे। एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड स्ट्रेंथ इन द इकोनॉमी विल लीड टू दिस लार्ज डेफिसिट्स आई एम एंटिसिपेटिंग, बिकॉज अगर युग पुरुष वाला मैंडेट मिल जाता है तीसरी बार लगातार, तो ये इतनी दबंग हो जाएगी सरकार अपने सारे सोशल एजेंडा को और अपने सारे लॉन्ग टर्म मिशन को कंप्लीट करने के लिए कि डेफिसिट फंडिंग बढ़ेगी और उसका इंपैक्ट रेट्स पे आएगा। तो इस करके भी जो रूरल इकोनॉमी में बड़ी ग्रोथ को मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, एफएमसीजी के मैं 100 शेयर बेचूंगा नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुके हैं, उनको कूलिंग ऑफ होना पड़ेगा। खाली रेट्स के साथ परफेक्ट कोरिलेशन नहीं चलेगा, हमको एडजस्ट करना पड़ेगा चीजों को। बट एनी डिसेंट इनफ करेक्शन इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, वो वापस मैसिव बाय हो जाएंगे। एलएनटी 3900 वाला अगर वापस मुझे 3200 में मिल जाता है, 3900 होके, तो हो सकता है मैं 3200 में लेके 5000 की तेजी खेलूं, तब आगे की बात है। बट मोदी 3 एंड अगले एक साल का बम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड चार्ट चीख चीख के मुझे कह रही है। बिल्कुल। मीन वाइल वो एबी कैपिटल और एबी फैशन देखिए वीरू, जो हमने स्टॉक फ्लैग ऑफ किए थे इंट्राडे में, दोनों स्टॉक्स में मैसिव मोमेंटम, और अब दोनों स्टॉक डे हाई पर, ये एबी कैपिटल और एबी फैशन भी। अच्छा, तो सुशील जी जाते जाते कोई रॉकेट कॉल्स हैं क्या इस समय, या थोड़े से अभी वेट करें? नहीं, रॉकेट्स भी बीच बीच में मिल जाते हैं। तो देखिए, जो अडानी विल्मार और एटीजीएल तो रॉकेट्स हो गए आपके। अब हमें बिरला 3M जो लगता है ना, यहाँ से 40-45% बढ़ते लगता है अगले 2 महीने में। 3 महीने पकड़ लो तो एक तरह का रॉकेट हो गया। नजारा हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ये यहाँ से डबल हो जाएगा। इवन हैप्पीएस्ट माइंड्स थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर सकता है, पर अगर आप साल भर का धीरज रख के डबल होने वाले स्टॉक को रॉकेट मानो, तो मैं उस कैटेगरी में उनको भी डालूंगा। ओके सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमसे एज यूजुअल हर ट्यूसडे बात करने के लिए। बहुत शानदार आपने वो चार्ट दिखाया बॉन्ड यील्ड वाला, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उस पर थोड़ी सी और आपसे फ्यूचर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। चलिए, अब मार्केट ऑलमोस्ट वंस अगेन एट रिलायंस का मूव अच्छा है, रिलायंस में मूव अच्छा है वीरू, और उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में ठीक ठाक मूव आया था, लेकिन वो थोड़ा कूल ऑफ हुआ। लेकिन रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की कॉम्बिनेशन अब थोड़ा सा मार्केट को डे हाई की तरफ लेके जा रहा है, और वॉलेटिलिटी है हालांकि। नीरज जी आ गए ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। और हमारे उतार चढ़ाव तो रहेगा अभी, जब तक ये इलेक्शन वाला पूरा मामला सिमट नहीं जाता तब तक ऐसा लगता है कि ऐसे ऊपर नीचे होते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बिल्कुल किसी भी साइड में कोई बहुत बड़े मूव नहीं दिख रहे हैं अभी, बावजूद इसके कि एडवांस डिक्लाइन अभी भी बहुत फेवरेबल नहीं है। तो खैर, इसी बीच फ़ायदा कमाना है आपको। अगर आपने ट्रेड ले रखा है या लेने का मन है, इन्हीं सवालों के जवाब दिए जाएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ।